हेलो नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी की हम लोग एक क्लास कर चुके थे, पार्ट 1 पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ने से पहले पार्ट 1 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में क्या था? संघ और उसके राज्य, ठीक है। इसमें 4 आर्टिकल आते थे, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, ठीक है। पहला आर्टिकल 1 में क्या था, हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 1 में दिया हुआ था कि भारत दैट इज इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। और उसमें कैसे कैसे राज्य बने थे, 3 टाइप से बने थे। यूटी बनी थी, फिर क्या बोलते हैं, यूटी बनी थी, स्टेट्स बने थे, और उसके बाद में अर्जित राज्य बने थे, ठीक है। 3 टाइप से राज्य बने थे। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद में क्या था? राज्य। अब हमें कैसे पता चलेगा इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं? तो उसके लिए हमको कहाँ पे भेज दिया गया था? आपको ये देखने के लिए कि इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं, आपको जाना पड़ेगा क्या? शेड्यूल 1 में, ठीक है, अनुसूची 1 में। आर्टिकल 2 में हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा था कि विदेशी राज्य को मिला लो, मतलब पहले विदेशी राज्यों को इंडिया में मिला लो। फिर आर्टिकल 3 में क्या किया गया था? अब मिल गए हैं, अब तो वो कहीं जा नहीं सकते क्योंकि यूनियन है, टूटेगा नहीं, तो मिल गए हैं, कहीं नहीं जा सकते। अब उसके नाम में परिवर्तन, उसकी सीमा में तोड़फोड़, जो कुछ भी करना है आर्टिकल 3 में करना है। आर्टिकल 4 क्या कहता था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों के तहत अगर कोई संशोधन किया गया है तो वो संशोधन 368 के बाहर होगा, मतलब उसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ही राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू जो होती है वो पीएम की होती है। तो उन्हें पहले ही सूचना दे दी जाती है, वो सूचना दे दी गई उन्हें, वो मना कर नहीं सकते। और स्टेट मना कितना भी करता रहे, स्टेट की बात सुनी ही नहीं जाएगी, तो उन्हें पहले ही सूचना दे दी जाती है इस बारे में। और फिर उसके बाद में जो सेंट्रल की गवर्नमेंट चाहती है या जो संसद चाहती है वो अपने अकॉर्डिंग सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? पार्ट 2। नागरिकता। सिटीजनशिप, ठीक है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो पार्ट 2 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि नागरिकता किस पार्ट में है, तो नागरिकता पार्ट 2 में है। अब इसमें क्या इसमें कि जो पहली बार नागरिकता की बात की थी वो किसने की थी? अरस्तू ने। भारत में जो नागरिकता है वो कैसे नागरिकता है? वो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। नागरिकता 2 टाइप की होती है, या तो एकल नागरिकता या फिर दोहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप या फिर ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है। इंडिया में एकल नागरिकता है जो कि कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। लेकिन यूएस में क्या है? यूएस में दोहरी नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता होने का मतलब ये नहीं है कि लोग समझ लेते हैं, स्टूडेंट्स को अक्सर क्या होता है वो गड़बड़ हो जाती है उनको समझने में। वो समझते हैं एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, अदर कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते।
ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है कि आप उस कंट्री की सिटीजनशिप के अलावा कोई और सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। यूएस में भी दोहरी नागरिकता का मतलब ये नहीं है कि आप यूएस के अलावा भी किसी और देश की सिटीजनशिप ले सकते हैं। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है जो यूएस के अंदर जो देश आते हैं, जो स्टेट्स आती हैं, वो स्टेट्स अपनी अलग नागरिकता देती हैं और यूएस की सेंट्रल की अपनी अलग नागरिकता है। इस टाइप से वहां पे दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में जो है ऐसा कहीं नहीं है कि आपको स्टेट की नागरिकता मिलेगी। आपको स्टेट की नागरिकता नहीं मिलती है, ठीक है। आप वहां के डोमिसाइल होते हैं, आपको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास में आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसा कोई कार्ड आपको स्टेट भी देती हो कि ये आपका पहचान पत्र है, या ऐसा स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है। तो स्टेट कोई नागरिकता नहीं देती, जो नागरिकता मिलती है वो देश की नागरिकता मिलती है। इसी को एकल नागरिकता कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या है, जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि संविधान के प्रारंभ में कैसे कैसे नागरिकता मिली थी। संविधान कब लागू हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को। तो ये नागरिकता जो थी ये उसी टाइम से लागू हुई थी, ठीक है। जब हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था तो उसमें नागरिकता के कुछ कुछ रूल्स दे दिए गए थे कि ऐसे ऐसे लोगों को नागरिकता मिलेगी। तो ये सारे रूल जिस दिन से संविधान लागू हो गया था उसी दिन से लागू हो गए थे, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में पहला क्या है, अगर किसी का जन्म जो है वो भारत में हुआ था उस टाइम पे, इस टाइम पे, ठीक है, तो उसको नागरिकता दे दी गई। दूसरा क्या था, अगर किसी के माता पिता भारतीय थे तो उनको भी नागरिकता दे दी गई। और तीसरा क्या सिस्टम था कि इंडिया में जब भारत को नागरिकता, जब आजादी मिली थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फॉरेनर्स थे और इंडिया में रह रहे थे, जैसे एनी बेसेंट थी, मैडम ब्लावाटस्की थी, कर्नल ऑरकार्ट थे। ये सारे लोग थे जो यहाँ पे इंडिया में रह रहे थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो इंडिया में रह रहे थे, फॉरेनर्स थे। तो उनको क्या किया गया था, उनको भी नागरिकता दी गई थी। ऐसा नहीं है कि उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। तो उन्हें कैसी नागरिकता दी गई थी, उन्हें नागरिकता दी गई थी कि अगर आजादी के 5 साल पहले से जो भारत में रह रहा था उन सबको भी भारत की नागरिकता दे दी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 6 में क्या है। आर्टिकल 6 में क्या लिखा हुआ था कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे उनको 2 टाइप से नागरिकता मिल गई। पूरा माहौल पहले ही बन चुका था, आजादी से पहले से ही सबको पता चल चुका था कि अब भारत आजाद होने वाला है। तो जो जहां रहना चाहता था वो वहां जा सकता था, वहां रह सकता था। तो बहुत सारे लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए थे, ठीक है। जो इंडिया आए थे उनको कैसे नागरिकता मिलनी थी, उन्हें 2 टाइप से नागरिकता मिलनी थी। जो 19 जुलाई 1948 इससे पहले आ गए थे
उन्हें क्या हुआ था, उन्हें तो नॉर्मली ऐसी ही नागरिकता मिल गई थी, कोई झंझट नहीं था उनके लिए। ठीक है, वो आए और उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। लेकिन जो इसके बाद आए उनको क्या करना होता था, उनको एक परमिट भरना होता था। परमिट सिस्टम था। हमारे अधिकारी जो इधर बॉर्डर के इस साइड रहते थे हमारे अधिकारी, और बॉर्डर के उस साइड रहते थे उनके अधिकारी, तो दोनों के जो अधिकारी थे दोनों के यहाँ परमिट भरा जाता था। तो जैसे इंडिया में कोई आया तो उसे अपना नाम लिखवा के आना होता था, अपनी डिटेल्स दे के आनी होती थी। तो जब वो परमिट भरता था उसके 6 मंथ के बाद उसको नागरिकता जो है मिलती थी। तो बहुत ज्यादा इशू नहीं होता था इसमें भी, लेकिन 6 मंथ उसको वेट करना पड़ता था, तब उसके बाद में उसे नागरिकता मिलती थी। फिर आर्टिकल 7 में क्या था, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, अब वो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन हुआ क्या, जब पाकिस्तान में मार काट शुरू हो गया और सब चीजें, इंडिया से जो ट्रेनें पाकिस्तान जा रही थी वो पूरी लाशों से भरी जा रही थी, पाकिस्तान से जो इंडिया आ रही थी वो पूरी लाशों से भरी आ रही थी। तो लोगों को समझ में आ गया कि हमें जो है इंडिया में ही रहना चाहिए, तो वो वापस इंडिया आए। तो अब इनको कैसे नागरिकता मिलेगी, तो इनको मिली रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता था, फिर उसके बाद में इनको नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, जो इंडिया से चले गए थे वो वापस जब इंडिया आए तो उनको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता मिल गई। फिर उसके बाद आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 कहता है जिनके पूर्वज भारतीय हैं, पूर्वज भारतीय, उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब पूर्वज भारतीय होने का क्या मतलब होता है, जैसे उनके पितामह पितामही मातामह मातामही, मतलब दादा दादी नाना नानी, कोई भी किसी, अगर उनकी रूट्स, उनकी जड़ें जो है वो इंडिया में कहीं ना कहीं है तो उनको नागरिकता मिल जाती थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आजादी की लड़ाई बाहर से लड़ रहे थे, लड़ने के लिए अलग अलग कंट्रीज में गए थे, जैसे लाला हरदयाल हो गए सैन फ्रांसिस्को में, वहां से वो अपना गदर पार्टी चला रहे थे। तो ऐसे जो होता था, बहुत सारे लोग थे जो बाहर रह रहे थे, तो उनको नागरिकता इस हिसाब से मिल गई। वो बाहर रह रहे थे तो उनके बच्चे भी बाहर ही हुए, तो उनको नागरिकता किस हिसाब से मिली, आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके पूर्वज भारतीय थे तो उनको भारत में नागरिकता मिल गई। ठीक है, अब आर्टिकल 9 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि आपकी जो आप अगर किसी और कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, मतलब भारत की नागरिकता ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो आपकी भारत की नागरिकता जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अपने आप खत्म हो जाएगी वहीं से, क्योंकि भारत में जो है, भारत में किसी भी और कंट्री में भी ऐसा होता है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो उस देश की नागरिकता खत्म हो जाती है। ऐसे ही भारत में भी होता है, भारत के अलावा अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि आपसे कोई नागरिकता ऐसे ही नहीं छीन सकता है कि आज हमारा मन हो गया, पता चले हमने आपसे नागरिकता छीन ली,
पता चले अगर ऐसे ही कोई नागरिकता छीनने लगे तो जो रूलिंग पार्टी है उसके जो मेंबर्स हैं वो बहुत इजीली जो है अपना क्या बोलते हैं एक तो बिल पास कराएंगे और कह देंगे कि आज से जो अपोजिशन के हैं वो नागरिक नहीं रहेंगे। बहुत इजीली हो सकती है ना ये चीज। तो ये चीज नहीं हो इसके लिए उन्होंने दे दिया है, क्या लिख दिया है कि आपकी नागरिकता आपसे कोई भी नहीं छीन सकता जब तक आप कोई अन्यथा कार्य न करें। ठीक है, जब तक आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करेंगे तब तक आपकी नागरिकता आपसे छीनी नहीं जाएगी। अब ये अन्यथा कार्य में क्या होता है? अन्यथा कार्य में ये होता है कि अगर आपने कोई देश विरोधी काम किया, ठीक है, मान लीजिए हमारी किसी से दुश्मनी है या फिर कोई भी आप भारत की कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी दूसरे देश के साथ शेयर कर रहे हो तो ये देश विरोधी काम है। अगर आपने ऐसे कोई भी देश विरोधी काम किया तो आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, यहाँ घूमने आए हैं, आते ही रहते हैं, इंडिया के राष्ट्राध्यक्ष भी जाते रहते हैं और दूसरे देशों के भी राष्ट्राध्यक्ष आते रहते हैं, तो अगर आपने मान लो उनको उल्टा सीधा कहना शुरू किया, उन्हें गाली बकना शुरू किया, उनके ऊपर कुछ भी फेंक दिया है ऐसे ही, तो वो उनकी बेइज्जती मानी जाएगी। तो उससे इंसल्ट किसकी होगी? इंडिया की इंसल्ट होगी कि भारत के नागरिक ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों की नागरिकता जो है वो खत्म कर दी जाएगी, उन्हें भगाया कहीं नहीं जाएगा, वो अपना यहाँ पड़े रहे, उनको पागल घोषित कर दिया जाएगा, ये जो कुछ भी हो उनकी नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी। फिर क्या होएगा? उनको जो नागरिकों को सब मिलते हैं अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो स्पेशल राइट्स होते हैं जो केवल भारत के नागरिकों को मिलते हैं, वो अधिकार उन्हें नहीं मिलेंगे। बाकी जो घूमने आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो घूमने आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनको कोई इंडिया में अधिकार नहीं मिलता, अधिकार उन्हें भी मिलते हैं, बस वही अधिकार मिलेंगे। और जो यहाँ के नागरिकों को अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आर्टिकल 11। अच्छा, ये जितने भी अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल पढ़े, ये आर्टिकल जो है वो संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान बना था तो संविधान में लिख दिए गए थे। तो ये उस समय के सिचुएशन के हिसाब से लिखे गए थे। ठीक है, जैसे आर्टिकल 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पाकिस्तान से आ गए थे इंडिया, उनको कैसे नागरिकता मिली। आर्टिकल 7 में आपने पढ़ा जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे वो वापस आए, उनको कैसे नागरिकता मिली। तो अब आजादी के बाद इस टाइम पे अब तो ऐसे होता नहीं है, तो अब ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो उन्होंने वही बोल दिया था कि हम ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ये इसी टाइम के लिए लागू कर रहे हैं। जब भी संसद चाहे तो इस पे कानून अपने हिसाब से बना सकती है, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, जो उस समय देश की स्थिति हो उस हिसाब से कानून बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया कि संसद इसमें कानून बना सकती है। संसद ने कानून बनाया भी, जरूरत पड़ी तो संसद ने कानून बनाया। पहला कानून कब आया? पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये कब आया? 1955 में। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या हुआ? इसमें बहुत बार सुधार भी हुए, क्योंकि जब कोई चीज पहली बार लागू करी जाती है तो वो एकदम परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। पहले जब बनती है तो तब तो लगता है कि हाँ ठीक है ये परफेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ता है तो पता चलता है अच्छा इसमें ये कमी है, अच्छा इसमें इस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगता गया कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वैसे ही वैसे उसमें इम्प्रूवमेंट किए गए। तो इस अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया? पहला इम्प्रूवमेंट
पहली बार तो संशोधन यही किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद इस एक्ट में पहला संशोधन 1986 में किया गया, ठीक है। उसके बाद में 1992 में भी संशोधन हुआ है, 2003 में भी हुआ, फिर 2005 में भी हुआ। जैसे जैसे कमियां सामने आती गई वैसे वैसे इसमें संशोधन होते गए। 2015 में भी हुआ और 2019 में लास्ट टाइम 2000 अभी लेटेस्ट का जो है वो 2019 का नागरिकता संशोधन है, ठीक है। इतने संशोधन इसमें इससे और बीच बीच में जब भी टाइम आता गया तब तक संशोधन होते गए। ये संशोधन इसमें टाइम के अकॉर्डिंग होते गए, ठीक है। अब जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लागू हुआ तो इसमें कुछ रूल्स दिए गए होंगे कि भैया किसे किसे नागरिकता मिलेगी और कैसे कैसे नागरिकता मिलेगी, तो वो रूल्स हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने बताया कि भारत में जो है वो नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी। क्या बोलते हैं, संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा इन्होंने बोला 5 तरह से मिलेगी नागरिकता। कैसे कैसे मिलेगी? पहला इन्होंने बताया कि जन्म के आधार पर, बाय बर्थ, ठीक है। बाय बर्थ कैसे मिलेगी कि अगर उसका कोई भी इंसान है जिसका जन्म भारत में हो गया है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब उस टाइम पे लागू हुआ था तब तो ये ठीक लगता था, ठीक है, जन्म जिसका भारत में हुआ उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन बाद में जो इसके लूप होल्स थे, जो इसमें कमियां थी, वो सामने आने लगी कि भाई किसी का भी जन्म भारत में हो सकता है कोई फॉरेन लेडी हो जो भारत में घूमने आई हो, प्रेग्नेंट हो, उसका बच्चा भारत गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हुई। कब रियलाइज हुई? 1986 में रियलाइज हुई। बहुत देर में रियलाइज हुई, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, रियलाइज तो हुई। 1986 में रियलाइज हुआ कि इसका जो है वो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो फिर क्या बोला गया कि ऐसे ही नागरिकता नहीं मिल जाएगी कि जिसका भी जन्म भारत में हो गया उसको नागरिकता मिल गई। नागरिकता ऐसे मिलेगी कि जिसके पिता या फिर माता दोनों में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें फिर से संशोधन किया गया, क्योंकि भैया बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्टूडेंट बन के पढ़ने आते थे और पता चलता था यहाँ किसी से शादी कर ली और बाप बन गए, उन्हें भी नागरिकता मिल गई, उनके बच्चों को भी नागरिकता मिल गई। तो इसमें भी बाद में लूप होल्स पता चले, बाद में इसमें भी कमियां निकलने लगी। तब फिर क्या हुआ कि माता और पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है। और मान लो दोनों में से कोई एक हो, लेकिन उनका जो डॉक्यूमेंट हो वो लीगल डॉक्यूमेंट हो। लीगली वो वैलिड तरीके से वो भारतीय बने, भारत की उन्होंने नागरिकता प्राप्त की हो, तभी उनके बच्चे को नागरिकता मिलेगी। पता चला आए थे पढ़ाई करने, बन गए बाप यहाँ पे, तो ऐसे थोड़ी ना नागरिकता मिलेगी। आप पढ़ने आए थे तो आप पढ़िए, पढ़ के और जाइए यहाँ से, आपको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, आपके बच्चे को यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आप वैलिड तरीके से नहीं आए थे, आप इंडिया में पढ़ने आए थे,
ठीक है। जब आप वैलिड तरीके से आइएगा, 7 साल यहाँ रहिएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन भरिएगा, तब आपको वैलिड तरीके से नागरिकता मिलेगी। ठीक है। अब सेकंड पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या था? वंश के आधार पर। बाय डिसेंट। अब वंश के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती थी? जिसके पिता जो थे वो भारतीय, तो उसको भारत की नागरिकता बहुत इजीली मिल जाती थी। अगर वो वंश के आधार पे करता था, उसको पिता भारतीय, भारत की नागरिकता मिल गई। लेकिन हुआ ये कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बोलते हैं कि आर्टिकल 15 क्या बोलता है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो गया कि लो, इसमें तो बोल रहे हैं कि अगर पिता भारतीय हुए तो ही नागरिकता मिलेगी। माता जिसने 9 महीने बच्चे को अपनी कोख में रखा है, पाला है, खून पसीने से सींचा है, वो क्या करेगी? उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर इसमें भी संशोधन किया गया और ये बोला गया, अगर माता या पिता दोनों में से कोई भी भारतीय है तो उसको जो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा क्या आता है? रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के। पंजीकरण के द्वारा क्या होगा? आप आइए, 7 साल भारत में रहिए कम से कम, या आप 7 साल भारत में रहें कम से कम। फिर उसके बाद आप इसके लिए पंजीकरण के माध्यम से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना, कि हमें भारत की नागरिकता लेनी है, हमें भारत में अच्छा लग रहा है, भारत के लोग हमें अच्छे लग रहे हैं, भारत का कल्चर हमें अच्छा लग रहा है, अब हम भारत में ही रहना चाहते हैं। तो आपको पंजीकरण भरना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको नागरिकता मिलेगी। या फिर आपने किसी भारतीय से विवाह कर लिया तो भी आप पंजीकरण के माध्यम से ले सकते हैं नागरिकता। लेकिन अगर आप 7 साल रहे हैं, मान लीजिए कोई भी 7 साल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसको नागरिकता मिल ही जाएगी। वो अपना पंजीकरण भरने के लिए, अपना फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, एलिजिबल हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप है, फॉर्म भरते हैं आप लोग, तो बोलता है एलिजिबिलिटी में कि ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए जर्नल के लिए, बाकियों के लिए 55% और ऐसे ही होता है। तो वो आपका एक क्राइटेरिया होता है, आपके लिए एक एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे ही देगा, उसके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे ही इसमें होता है कि अगर आप 7 साल से भारत में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन भरा और आप कहिए नहीं मुझे लेनी है भारत की नागरिकता, ऐसा नहीं होएगा। वो अपने हिसाब से देखेंगे, चेक करेंगे, पूरा देखेंगे आप कब से भारत में रह रहे हैं, आपका नेचर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, हर चीज चेक करने के बाद में तब नागरिकता मिलती है। ठीक है। अब हम लोगों ने 3 पढ़ लिया, कैसे कैसे? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे और रजिस्ट्रेशन के आधार पे, मतलब पंजीकरण के आधार पे। अब 2 और है, देशीकरण के आधार पर, बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है। अब देशीकरण के आधार पर क्या होगा? देशीकरण के आधार पे उन व्यक्तियों को नागरिकता मिलती है जो या तो कला के क्षेत्र में और या फिर विज्ञान के क्षेत्र में उनका भारत के लिए उत्कृष्ट योगदान रहा हो, उन्होंने भारत के लिए कला और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया हो। वो 10 साल से, ऐसा नहीं है इसमें या नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो
वो कला और विज्ञान के क्षेत्र में रहा हो या फिर 10 साल भारत में रहा हो, नहीं, कला और विज्ञान के क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में उसने भारत की उत्कृष्ट सेवा की हो, भारत के लिए बहुत अच्छा कुछ किया हो, और उसके अलावा वो 10 साल से भारत में रह रहा हो कम से कम। क्योंकि अगर आप किसी जगह पे रहेंगे नहीं तो आपको उससे अटैचमेंट होएगा नहीं, और जब आप 10 साल किसी जगह पे रह लेते हैं तो आपको वहां से अच्छा खासा अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो कम से कम वो 10 साल भारत में रहा हो। और 22 भाषाएं जो हमारी अनुसूची 8 में दिया हुआ है, शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं दी हुई हैं। उन 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का वो अच्छा जानकार होना चाहिए, मतलब वो लिख भी लेता हो, बोल भी लेता हो, पढ़ भी लेता हो, उसको उस भाषा की अच्छा ज्ञान, अच्छी समझ होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा है तो वो देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकता है, जैसे अदनान सामी ने ली है, ठीक है। वो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने कला के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान है, कला के क्षेत्र में वो संगीतकार है, ठीक है। 10 साल से ज्यादा वो भारत में रह रहे हैं और उन्हें 22 भाषाओं में से एक भाषा के वो बहुत अच्छे जानकार भी है, ठीक है। 5वां क्या होता है? अर्जित भूमि। बाय लैंड एक्विजिशन, ठीक है। इसके आधार पर क्या होता है कि अगर भारत कभी किसी पे अटैक करता है, वैसे तो भारत कभी किसी पे पहले अटैक करता नहीं है, ठीक है, हम वसुधैव कुटुंबकम की नीति वाले हैं, हम किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, किसी दूसरे की कंट्री में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर कोई दूसरा इंटरफेयर करता है तो फिर हम उसका जवाब दे लेते हैं, चुप भी नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो अगर किसी कंट्री पे भारत अटैक करता है या कोई खुद भारत में मिलना चाहता है तो वो दोनों अर्जित भूमि हुई। तो उनके वहां के जो भी नागरिक होंगे, जो भी वहां के लोग रहने वाले होंगे, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये तो हमेशा से होता चला आ रहा है। जैसे आप अभी पढ़ेंगे 16 महाजनपद जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, जैसे कोई राजा किसी राज्य को जीत लेता था तो ऐसा थोड़ी होता था कि वहां रहने वाले लोगों को भगा दे कि जाओ जाओ तुम हमारे यहाँ के नागरिक नहीं हो या तुम हमारे राज्य में अब नहीं आओगे। उस राज्य के जो रहने वाले लोग होते थे उन्हें ऑटोमेटिक उसी राजा के अधीन मान लिया जाता था। तो ऐसा यहाँ भी है कि अगर कोई भूमि भारत अर्जित करता है तो उसके जितने भी रहने वाले होंगे वो ऑटोमेटिक भारतीय ही कहलाएंगे, जैसे कि सिक्किम। मैंने आपको बताया था कि सिक्किम जो है वो भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, एक अलग देश हुआ करता था छोटा सा, लेकिन उसने बोला कि हमें भारत में मिलना है तो उसके लिए संशोधन किया गया। वो उसने बोला कि हम भारत में मिलना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा हम पहले कंफर्म भी कर लेना चाहते हैं कि हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए क्या हुआ था, उसके लिए आर्टिकल 2 का ए बना था जिसमें इसको को स्टेट सह राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है। फिर उसको समझ में आया, वो इंडिया में मिल गया। फिर 2 का बी बना के इसको निश्चित कर दिया गया। मतलब आर्टिकल 2 का ए अभी खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब हमें 5 तरह से नागरिकता मिल गई, तो अब हमारी नागरिकता जा भी तो सकती है, छीन भी तो सकती है। तो कैसे कैसे हमारी नागरिकता छीनेगी, अब हम ये देख लेते हैं। वो भी हमारे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में दिया हुआ था कि हमें 5 तरह से नागरिकता मिलेगी और 3 तरह से हमारी नागरिकता छीन जाएगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं नागरिकता कैसे छीनती है। पहला तरीका क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई देश विरोधी कार्य किया है, ठीक है, तो क्या हो, वंचित कर दिया जाए आपको। आपने कोई देश विरोधी कार्य किया या कुछ ऐसा किया जिससे इंडिया को लॉस है, तो क्या किया जाएगा, आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। फिर आपको बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्त कैसे कर दिया जाए, तो मान लीजिए आपने पंजीकरण के माध्यम से
रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ली थी कि हम 7 साल से भारत में रह रहे हैं, आपने दिखाया था उसमें, और हर चीज आपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कि हाँ ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मैं 7 साल से यहाँ से रह रहा हूँ और मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ। आपको मिल गई थी भारत की नागरिकता। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर पता चला कि आप 7 साल से रहते ही नहीं थे, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे वो नकली डॉक्यूमेंट्स थे, तो क्या होगा, आपकी जो नागरिकता है वो वहीं से बर्खास्त कर दी जाएगी। और तीसरा क्या है कि आप खुद की मर्जी से त्याग दीजिए, आपकी मर्जी, आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं ये आपकी मर्जी, आप किसी और देश की नागरिकता ले लीजिए और त्याग दीजिए भारत की नागरिकता, तो ऐसे भी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो इन 3 टाइप से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब नागरिकता देता लेता कौन है, कौन देगा, कौन खत्म करेगा, तो ये सारा कुछ क्या करता है, गृह मंत्रालय। ठीक है, ये गृह मंत्रालय करता है। अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 5 में हमने क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 5 में कि संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब कैसे कैसे नागरिकता मिली थी। जो भारत में जन्मा था उस समय, उसके बाद उसे नागरिकता मिल गई थी। जिसके माता पिता भारतीय थे उन्हें नागरिकता मिल गई थी। या फिर क्या हुआ था, जिसके माता पिता भारतीय थे उन्हें मिल गई थी, जो भारत में जन्मा था उन्हें मिल गई थी, जो 5 साल पहले से भारत में रह रहे थे उन्हें भी मिल गई थी। आर्टिकल 6 में हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 6 में हमने पढ़ा कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए थे उन्हें कैसे नागरिकता मिली। ठीक है, जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा था, उन्हें नागरिकता वैसे ही मिल गई थी। जैसे कि जो लोग 5 साल से पहले रह रहे थे उन्हें मिल गई थी, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा था उसके लिए। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे उनको एक परमिट भरना होता था, परमिट भरने के 6 महीने बाद उन्हें नागरिकता मिल जाती थी। फिर आर्टिकल 7 में क्या था, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे और खून खराबे को देख के वापस इंडिया आ गए, तो उन्हें कैसे नागरिकता मिली, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिली। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 कहता है कि जिसके भी पूर्वज, जिसकी भी जड़ें जो भारत में थी और वो बाहर रह रहे थे, बाहर इंडिया के लिए फाइट कर रहे थे, उनके लड़के बच्चे बाहर हुए थे, तो उन्हें भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी ना। वो भारत के लिए फाइट कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्हें भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए। भैया वो भारत के लिए ही हर चीज कर रहे थे, तो फिर उनके लिए क्या था, उनको आर्टिकल 8 के थ्रू नागरिकता मिली थी। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी अपने देश की नागरिकता यानी कि भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि आपकी नागरिकता आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक आप कोई अन्यथा कार्य न करें, देश विरोधी कार्य करेंगे या ऐसा कुछ कार्य करेंगे जिससे भारत को लॉस हो रहा है। मान लीजिए कोई भी नेता है, वो पता चले इंडिया का सीक्रेट देने लगे किसी और कंट्री को, तो ये देश विरोधी काम हुआ ना, तो फिर उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। और ठीक है, फिर उसके बाद में आर्टिकल 10 ये हो गया। आर्टिकल 11 में क्या था, आर्टिकल 11 में ये था कि संसद इसके लिए कानून बना सकती है। संसद ने कानून बनाया। पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया, 1955 में। इसमें पहला संशोधन कब हुआ, 1986 में इसमें पहला संशोधन हुआ। जब पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया, उस समय उसमें क्या लिखा हुआ था कि भारत के लोगों को 5 तरह से नागरिकता मिलेगी और 3 तरह से उनकी नागरिकता चली